मैं भुवन सिंह राज, सहायक प्राध्यापक, शासकीय पतालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, बिलासपुर। आज हम बीएससी फाइनल ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट में जेनेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स की स्टडी में इन टर्म्स का अध्ययन लॉ ऑफ हेरिडिटी एवं जेनेटिक के तकनीकी पक्षों को समझने में सहायक होगा। जेनेटिक्स हम सभी जानते हैं, जीवों की संतान अपने माता पिता से सिमिलरिटी रखते हैं। यही सिमिलरिटी जनरेशन टू जनरेशन उनके संतानों में ट्रांसफ़र होती रहती है। यही पूर्वजों के कैरेक्टर हेरिडेटरी कैरेक्टर कहलाते हैं। इसी से रिलेटेड स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। सर ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने पेरेंट्स से संततियों में कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र हुए, इसका विस्तृत अध्ययन उन्होंने किया और हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। विलियम बैटसन ने जेनेटिक्स टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग किया और उन्होंने हेरिडिटरी को विस्तृत रूप से उनका वर्णन किया। जीन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार जीन एक इनहेरिटेड फैक्टर है जो किसी जीव के बायोलॉजिकल कैरेक्टर का निर्धारण करता है। इसे हम यूनिट ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल्स भी कहते हैं। जीन जो क्रोमोसोम पर एक डेफिनेट पोजीशन पर स्थित होता है, हम इसे इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट कोशिका होती है। कोशिका के अंदर एक सुविकसित केंद्रक होता है और इस केंद्रक में क्रोमोसोम स्थित होते हैं जो मुख्यतः डीएनए के बने हुए होते हैं। डीएनए का स्पेसिफिक भाग किसी एक विशेष लक्षणों को कोडित करता है। जैसे मान लिया जाए किसी के आँखों का रंग, किसी के स्किन का रंग, या हम कहें कि जीन का यह स्पेसिफिक पार्ट जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण के समय जेनेटिक कोड के रूप में एमिनो एसिड को कोडित करता है। हम कह सकते हैं कि डीएनए का यही स्पेसिफिक पार्ट मान लिया जाए किसी जीव के आँखों के रंगों का निर्धारण करता हो या आँखों के रंगों को कोडित करता है, तब हम डीएनए के इसी स्पेसिफिक पार्ट को हम जीन कहते हैं। और डीएनए का से वह भाग जो किसी अन्य रंगों के लिए कोडित नहीं होता है या कोडित नहीं करता है, उस भाग को हम कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं। जीनोम, किसी भी जीव में उपस्थित समस्त जीनों की संख्या को हम जीनोम कहते हैं। ऑल जीन प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम। एलील, एलील को हम अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन भी कहते हैं। एलील टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन एवं सॉन्डर्स ने किया था और इस टर्म का उपयोग उन गुणों या कैरेक्टर के लिए किया जो एक दूसरे से भिन्न थे या एक दूसरे से विपरीत कंट्रास्टिंग पेयर वाले थे। हम इसे इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। सपोज यह एक जीन है और यह जीन किसी जीव की आँखों के रंगों का निर्धारण करता हो, किंतु हम जानते हैं कि अलग अलग जीवों के आँखों का रंग भिन्न भिन्न होता है। जैसे किसी की आँखों का रंग ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू है, किसी का वाइट है, किसी का लाइट ब्राउन है। पर हम इन सभी को कॉमन रूप से जीन नहीं कह सकते। जीन तो हम उसे कहेंगे जो इस आँखों के केवल रंग का निर्धारण कर रहा है, और हम इन सभी को ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, वाइट, इन सभी को हम कॉमन रूप से एलील कहते हैं। एलील हम उन्हें कहेंगे जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को भी हम एलील के रूप में जानते हैं। ये सभी को हम कॉमन रूप से हम कहते हैं एलील। ये एलील बॉडी में फिजिकली रूप से प्रेजेंट तो नहीं होते हैं, ये केवल अपने आप को
एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जिन्हें हम एलील कहते हैं। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। जीनोटाइप जो हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है होमोजाइगस, दूसरा हो सकता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मीन्स होमो अर्थात सेम, एक समान एलील वाले। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जीन डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक समान ट्रेट हो, उसे हम होमोजाइगस कहते हैं, अर्थात जीनोटाइप में उपस्थित जो एलील हैं वह दोनों सेम हो, चाहे हो, तब हम उसे होमोजाइगस कहेंगे। यदि दोनों डोमिनेंट एलील हैं तब हम उसे होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, और जब दोनों एलील रिसेसिव हो तब हम उसे होमोजाइगस रिसेसिव कहेंगे। दूसरी ओर हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस अर्थात हेटेरो मीन्स डिफरेंट। जीन डिप्लॉयड में ये दोनों एलील अर्थात एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील दोनों प्रेजेंट हो, तब हम इसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब दो गैमेट डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले आपस में युग्मन करें। ये प्योर ब्रीड नहीं होती है, जबकि होमोजाइगस प्योर ब्रीड होती है। हेटेरोजाइगस में हम देखते हैं कि एक एलील डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, इसलिए हम इसे हेटेरोजाइगस के रूप में जानते हैं। दूसरा डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, हम इसे इस प्रकार समझेंगे। हम पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि जो जीन है वो किसी आँखों के रंगों का निर्धारण कर रहा है, जिसमें ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, वाइट विभिन्न प्रकार के एलील्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ये अलग अलग एलील्स हैं। इन सभी एलील्स पे, इन सभी जो जीनों के रंगों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन सभी में मान लिया जाए कोई एक, जैसे कि ब्लैक जो है अपने को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और तब हम उसे कहते हैं डोमिनेंट एलील। यदि इन सभी एलील में ब्लैक जो है डोमिनेंट है, तब किसी जीवों के आँखों का रंग ब्लैक होगा, काला होगा, और बाकी शेष जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और शेष सभी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम उन सभी को जो डोमिनेंट एलील उन सभी के प्रभाव को एक्सप्रेस होने से रोक रहा है, तब हम उन सभी एलील्स को हम कहेंगे रिसेसिव एलील। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास दो एलील्स हैं और दोनों एलील्स में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तब हम कह सकते हैं कि वह एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। वह एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। सेकेंड वन, एलील कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव एलील, अर्थात जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम रिसेसिव एलील कहते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को हम इस प्रकार से समझेंगे कि दो प्योर रेड फ्लावर एंड प्योर वाइट फ्लावर के बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है, तब F1 जेनरेशन में हम देखते हैं कि एक हाइब्रिड हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर अपने को प्राप्त होता है। F1 जेनरेशन के प्रोजेनी को या हाइब्रिड को हम जब पुनः क्रॉस कराते हैं, तब हमको 3 रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर वाले करेक्टर हमको प्राप्त होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जब देखते हैं कि F2 जनरेशन से कि जो 3 रेड फ्लावर मिल रहे हैं और दूसरा जो है एक वाइट फ्लावर दिख रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो करेक्टर फिजिकली दिखाई देते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी जीव में किन्हीं विशिष्ट गुणों का
प्रत्यक्ष रूप से दिखना ही फिनोटाइप कहलाता है। तो इसका रेशियो 3:1 होता है। तो जीनोटाइप हम किसे कहेंगे? किसी भी जीव में किन्हीं विशिष्ट गुणों का प्रत्यक्ष रूप से दिखना ही फिनोटाइप कहलाता है। यह हम कहेंगे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को हम फिनोटाइप कहते हैं। तो इस फिनोटाइप का जो रेशियो है, फिनोटाइपिक के जो रेशियो होते हैं वह हमको यहाँ पर 3:1 प्राप्त होते हैं। दूसरे बात देखें हम जीनोटाइप, किसी भी जीव के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी लक्षण विशेष को एक्सप्रेस करते हों जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर F2 जनरेशन्स पे 3 रेड और एक वाइट फ्लावर प्राप्त हुए हैं। इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें से एक डोमिनेंट एलील्स हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट है, बाकी 2 जो है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और एक जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। तब हम इससे कह सकते हैं कि इसका जीनोटाइप रेशियो जो है 1:2:1 होगा। किसी भी जीव का जीनोटाइप वह पदार्थ है जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होता है। हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड हम उसे कहेंगे ये किसी जीनस और स्पीसीज या 2 अलग अलग जेनेटिक स्टॉक के क्रॉस का प्रोडक्ट होता है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं या संकर कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन 2 डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिड जो हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि एक लक्षण को लेते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को लेते हैं, जबकि टाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 3 लक्षणों को लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम समझने का प्रयास करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें क्रॉस उन 2 पेरेंटों के मध्य किया जाता है जो एक अल्टरनेटिंग कैरेक्टर के जोड़े में एक दूसरे से डिफरेंट हों। जैसे रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तब हमें F1 जनरेशन्स पे रेड फ्लावर प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर मेंडल्स के डोमिनेंस लॉ के प्रभाविता के नियम के आधार पर यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो हैं R जो हैं वही यहाँ पर F1 जनरेशन्स पे प्रकट हो पाते हैं। और जब इन प्रोजेनी को या F1 जनरेशन के हाइब्रिड को हम पुनः जब क्रॉस कराते हैं तब हमें F2 जनरेशन पे हमको ये 3-4 प्रकार के हमको संततियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें से 2 होमोजाइगस और 2 हेटेरोजाइगस होते हैं, जिसमें से एक होमोजाइगस डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 रेड और एक वाइट फ्लावर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है और F2 जनरेशन्स पे जो फिनोटिपिक जो है हमने देखा कि 3:1 और जीनोटिपिक जो है 1:2:1 होता है। यह क्रॉस को हमने पिछले जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में हमने समझ लिया है। डाईहाइब्रिड क्रॉस वह है, यह हम कहें कि वह क्रॉस ऐसे पेरेंट के मध्य कराया जाए जो 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में भिन्न हो। जैसे टॉल प्लांट एंड रेड फ्लावर का क्रॉस उनके कंट्रास्टिंग पेयर डॉर्फ प्लांट एंड वाइट फ्लावर के मध्य कराया जाए, तब F1 जनरेशन्स पे हमको टॉल प्लांट एंड रेड फ्लावर मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार से हमको प्राप्त होंगे। ये सभी F1 जनरेशन्स पे जब प्राप्त इन जीवों को पुनः क्रॉस कराया जाता है तब हमें इस प्रकार के गेमेट प्राप्त होते हैं, संततियाँ प्राप्त होती हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो रेशियो है वो F2 जनरेशन्स पे 9:3:3:1 प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमने इसे समझाने का प्रयास किया है कि चेकर बोर्ड पे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो
रेड कलर हैं, ऐसे गेमेट या संतति ये 9 है जो टाल एंड रेड होंगे, जिसको हमने रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। दूसरा, 3 ऐसे प्लांट जो टाल होंगे और साथ ही साथ वाइट फ्लावर वाले होंगे, जिन्हें हमने ब्लू से इंडिकेट किया हुआ है, इनकी संख्या 3 होगी। और तीसरे जो हैं नाटे होंगे पर वो लाल होंगे। ऐसे 3 संततियाँ या गेमेट मिलेंगे जिन्हें हमने वाइट से इंडिकेट किया हुआ है, और केवल एक हेटेरोजाइगस प्योर प्लांट हमको प्राप्त होते हैं जो ड्वार्फ होंगे और वाइट फ्लावर वाले होंगे, जिसे हमने येलो कलर से हल्के से इंडिकेट किया हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो रेशियो होते हैं, फिनोटिपिक जो रेशियो होते हैं 9:3:1 होते हैं, और उसके जीनोटिपिक रेशियो सभी अलग अलग जो एलिल्स हैं उन सभी के हमने अलग अलग जीनोटिपिक रेशियो इस टेबल पे बनाए हुए हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हम उसे कहेंगे जब 3 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पेरेंट को आपस में क्रॉस कराया जाए, तब इसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम टाल प्लांट, रेड फ्लावर एंड येलो पॉलन ग्रेन वाले को, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, उन सभी को ड्वार्फ प्लांट, वाइट फ्लावर एंड ग्रीन पॉलन ग्रेन वाले के साथ क्रॉस कराते हैं। तब हमें F1 जनरेशन्स पे टाल प्लांट, रेड फ्लावर एंड येलो पॉलन ग्रेन वाले संततियाँ प्राप्त होती हैं। और जब इनके गेमेट बना करके F1 जनरेशन से प्राप्त संततियों को आपस में जब क्रॉस कराया जाता है, तो इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अलग अलग लक्षणों वाले जो गेमेट हैं या संततियाँ हैं, उनको हमने अलग अलग कलर में शो करने का प्रयास किया हुआ है। और जब इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो को हम देखते हैं, तो 27:9:9:9:3:3:3 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो ट्राई हाइब्रिड संकर क्रॉस में टोटल 64 गेमिट हमको प्राप्त होते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस, जब 2 पेरेंट का 2 एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार उपयोग किया जाए, जिसमें एक क्रॉस में ए को मेल, जैसे कि टाइप 1 पे हम देखते हैं कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में ए को हम मेल के रूप में और बी को हम फीमेल के रूप में उपयोग करते हैं, तथा जस्ट इसके दूसरे टाइप 2 पे अपन देखें कि जहाँ हमने ए को मेल के रूप में लिया हुआ था, यहाँ पर हमने ए को फीमेल के रूप में उपयोग करते हैं, और दूसरी ओर बी, जहाँ पहले प्रयोग में हमने उसको फीमेल के रूप में लिया हुआ था, यहाँ पर उसको हम मेल के रूप में प्रयोग करते हैं। तब इस प्रकार के क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस, वह क्रॉस जो प्योर पेरेंटल स्टेन तथा उसके हाइब्रिड प्रोजेनी, जैसे कि हाइब्रिड प्रोजेनी F1 गेमेट जिसे हम कह रहे हैं, और P1 गेमेट जिसे हम प्योर पेरेंटल स्टेन कह रहे हैं, इसके बीच क्रॉस कराया जाए, तब हम उसे बैक क्रॉस कहते हैं। और इस बैक क्रॉस में हमको रेड हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रेड के बीच में 50-50% की संततियाँ इसमें संभावनाएं दिखती हैं। बैक क्रॉस में 50% प्योर प्लांट हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, संततियाँ हमको प्राप्त होती हैं। टेस्ट क्रॉस, जब F1 जनरेशन के हाइब्रिड प्रोजेनी जो हेटेरोजाइगस होती हैं, उनका क्रॉस P2 गेमेट, या हम कहें कि रिसेसिव पेरेंट के मध्य कराया जाए, रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए, तब उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस के कराने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर होमोजाइगस वाइट और हेटेरोजाइगस रेड के मध्य में 50-50% का रेशियो यहाँ पर हमको दिखाई देता है।
दूसरा कि टेस्ट क्रास का उपयोग हम गेमेट की प्योरिटी चेक करने के लिए भी करते हैं। थैंक यू।